हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम अड्डा। एग्जाम अड्डा में आप सभी का स्वागत है। और मैं कविता, आपकी ट्यूटर, आज आपके लिए लेके आई हूँ नेशनल मूवमेंट का, इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट 3। इसके पार्ट वन में मैंने आपको कांग्रेस की स्थापना 1885 और कांग्रेस पार्टी का दो पार्टियों में उदारवादी और उग्रवादी दो दलों में बंटना, ये सब कुछ मैं आपको करा चुकी हूँ। और अब मैं आपको कराने जा रही हूँ 1905 का बंगाल विभाजन। थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे, हम पहले पार्ट में से कर चुके हैं। और अन्य क्रांतिकारी घटनाएं। देखिए, 1905 के बंगाल विभाजन और 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना, उसके बाद 1907 कांग्रेस का दो दलों में बंटना, और इसके बाद हमारा आ जाता है 1907 कांग्रेस का दो दलों में बंटना, और उसके बाद मैं अन्य क्रांतिकारी घटनाओं पे आपको ले आती हूँ। तो दोस्तों, जो हम लोग एक बात कहते हैं कि हमें इन सब चीजों को याद रखना पड़ेगा, तो हिस्ट्री में याद कुछ भी नहीं रखना पड़ेगा आपको। देखिए, आप सिर्फ एक सीक्वेंस पकड़ लीजिए। 1885 मैंने कहा कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। 1885 के बाद आप सीधे सीधे आ जाइए, फिर उसके बाद हम कांग्रेस दो दलों में बढ़ गया, उदारवादी एंड वो। फिर 1905 में आपका बंग भंग यानी बंगाल विभाजन। 1906 में आपका कांग्रेस अधिवेशन, आपका कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन आ गया। 1907 का आपका कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो आपका सूरत में हुआ था, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, ये आपका कलकत्ता अधिवेशन है। यहाँ पर सूरत अधिवेशन जो था, ये रास बिहारी बोस के अध्यक्षता में किया गया था, जहां कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में बट गई थी, जहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद आ जाता है 1906 में ही आपका एक और आता है मुस्लिम लीग। फिर आपका 1908 में आपका जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का कांड था, वो आ जाता है। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। 1911 का आपका आ जाता है दिल्ली दरबार। तो सारी जो घटनाएं हैं वो सीक्वेंस से हो रही हैं। फिर 1914 का आ जाता है आपका प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। फिर 1914 में ही आपका कामागाटा मारू प्रकरण। ऐसे ही प्रकरणों में हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप ध्यान से देखिए, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं और आगे भी आप इसके साथ बढ़ते रहिए। तो अभी मैं आपको अपने साथ लेकर के चल रही हूँ अन्य क्रांतिकारी घटनाओं में। जो क्रांतिकारी घटनाएं शुरू हुई हमारे महाराष्ट्र से। यहाँ पर व्यायाम मंडल था, एक क्रांतिकारी संगठन था, पहला क्रांतिकारी संगठन, जिसमें दो भाई हुआ करते थे, दामोदर और बालकृष्ण चापेकर। इन दोनों ने इस व्यायाम मंडल की स्थापना की थी। और 22 जून 1857 को इन दोनों भाइयों ने पुणे के फ्लैग अधिकारी रैंड और अमर्स्ट की हत्या कर दी। देखिए, जो इन्होंने पुणे के फ्लैग अधिकारी रैंड और अमर्स्ट की हत्या करी थी, उसका रीजन ये था कि चारों तरफ फ्लैग फैला हुआ था और लोग, जनता त्राही त्राही कर रही थी, मर रही थी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं आ रही थी। छोटा सा एक उदाहरण आपको देती हूँ। जैसे कोविड का ये भी काल चला, कोरोना का जो काल चला, सरकार ने जगह जगह अनाज बांटे, जगह जगह दवाई की सुविधा। आप फोन कीजिए, बस एक फोन नंबर थे आपके पास और तुरंत आपके पास सहायता पहुंचती थी। सोचिए, उस समय तो ना हमारी सरकार थी, ना हमारा शासन था, और देश में हम कैसे थे। उस समय प्लेग से कितने लोग मर रहे होंगे, और सरकार की तरफ से कोई भी जो है सहायता न होने की वजह से प्लेग अधिकारी इन्होंने रैंड और अमर्स्ट की हत्या कर दी। 1904 में जब वीर दामोदर में जो है एक और घटना हुई, जब वीर दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत एक गुप्त संस्था बनाई जिसका मुख्य सदस्य थे अनंत लक्ष्मण करकरे, जिन्होंने नासिक जिले के मजिस्ट्रेट जंक्शन की हत्या कर दी थी। इसे नासिक षड्यंत्र के मुकदमे के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने रुष्ट होकर उसकी हत्या कर दी, जिसमें गणेश सावरकर को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई थी। फिर 1903 में अनुशीलन समिति की स्थापना करी प्रभात नाथ मिश्र ने, और सत्येंद्र नाथ बोस, नरेंद्र भट्टाचार्य, कोलकाता में वारिंद्र घोष ने भवानी नामक पुस्तक की रचना की थी। इसमें आनंद भट्ट का भाव है। जो वारिंद्र घोष हैं, इन्होंने वर्तमान रणनीति नामक पुस्तक की भी रचना की थी। क्रांति के प्रचार के लिए युगांतर पत्र 1906 में निकाला गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। और इसके संपादक कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्ता।
अब एक और घटना आपके सामने आ जाती है, जब 1908 में 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर जिले के किंग जॉर्ज को कोर्ट में मारने का प्रयास करते हैं। मुजफ्फरपुर जिले में एक नया जज आया था, जिसके लिए कहा जाता था कि हिंदुओं के लिए बड़े ही ये रुष्ट कदम उठाता है और हिंदुओं के लिए बड़ी कड़ी सजा लेता है। इसको मारने की योजना बना करके ये लोग यहाँ पर आए और दुर्भाग्य से जो राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक मिस्टर कनेडी थे, ये कमेटी नहीं है, ये कनेडी है, इसमें मिसप्रिंट हो रखी है। मिस्टर कनेडी का परिवार जो था वो प्रफुल्ल चाकी की जो है वह मारा गया। इसमें प्रफुल्ल चाकी ने जो है आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। सिर्फ 15 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस को फांसी दी गई। सबसे छोटे क्रांतिकारी ये थे जिन्हें इतनी कम उम्र में फांसी दे दी गई। उसके बाद एक और घटना घटती है जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। नवंबर 1913 की बात है, जब सोहन सिंह मखना ने जो है इंडियन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना करी। इस संस्था को कालांतर में इन्होंने अंग्रेजी, उर्दू, मराठी और पंजाबी में इन लोगों ने जो है एक साथ गदर व हिंदुस्तान गदर 1857 के विद्रोह की स्मृति में इन्होंने प्रकाशन किया था एक पत्र का। और 1911 वर्ष 1913 में ये गदर संस्था से जुड़े लाला हरदयाल ने जो है सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। 1914 का फिर समय आ जाता है जब विश्व युद्ध हुआ। लॉर्ड हार्डिंग ने भारत के जो वायसराय थे उस समय, देखिए 1914 का जो युद्ध हुआ था उस समय हमारे वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे और इससे पहले लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे। तो लॉर्ड हार्डिंग ने क्या करा उस समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय इन्होंने, गांधी जी ने कहा कि हम सरकार का पूर्ण सहयोग देंगे और गांधी जी ने उस समय बहुत से लोगों को जो है भर्ती कराया और इस समय गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा गया। फिर कामागाटा मारू प्रकरण आता है 1914 का। ये कामागाटा मारू प्रकरण जो है इसके विषय में मैं आपको बताती हूँ कि कामागाटा मारू प्रकरण में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित एक विवाद था। ये कहा जाता है कि अमेरिका में रह रहे कुछ भारतीयों भगवान सिंह, बकतुल्ला, रामचंद्र, सोहन सिंह ने प्रवेशार्थियों के समर्थन में आंदोलन कराया। कनाडा सरकार ने भारतीयों को अपने क्षेत्र में आना वर्जित कर रखा था, जो सीधे भारत से नहीं आते थे। तभी भारतीय मूल के व्यापारी थे गुरदीप सिंह और गुरदीप दत्त, जो कामागाटा नामक एक जहाज किराए पर लेकर, जापानी जहाज किराए पर लेकर दक्षिणी पूर्वी एशिया से लगभग 376 व्यक्तियों को इन्होंने जहाज में भरा और वहां से ये बैंकोर की ओर प्रस्थान किया। बैंकोर के तट पर पहुंचे तो पुलिस ने इनकी घेराबंदी कर ली और जहाज से नहीं नीचे उतर सके। यात्रियों के अधिकार की लड़ाई करते हुए हसीम हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक ने शोर कमेटी बनाई। अंग्रेजी जहाज जो है सीधा कलकत्ता आने का वहां से आदेश दे दिया गया। अब जब ये कलकत्ता के बजबज में ये जहाज ये उतरा तो पुलिस और यात्रियों का कुछ मुठभेड़ हुई, जिसमें बहुत सारे यात्री मारे गए और शेष जो बचे उन्हें जेल में डाल दिया गया। ये था आपका कामागाटा मारू प्रकरण, जिसमें बहुत सारे यात्री मारे गए थे। इसके बाद आता है आपका लखनऊ पैक्ट 1916। आप ध्यान से देखिए, लगातार ये पैक्ट चल रहे हैं। 1914 का ही कामागाटा मारू प्रकरण है, 1914 का ही आपका क्या है, प्रथम विश्व युद्ध है। और उसके बाद जो है लखनऊ पैक्ट आ जाता है 1916। ये लखनऊ पैक्ट जो है अंबिका दास मजूमदार, चरण मजूमदार और एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, जिन्होंने कांग्रेस के 32वां लखनऊ अधिवेशन था, जिसमें दो घटनाएं बेहद महत्वपूर्ण हुई। एक तो अतिवादी जो थे, 9 वर्ष के बाद कांग्रेस में उनका पुनः प्रवेश हो गया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी मिलन हो गया। तो ये कांग्रेस और लीग योजना के नाम से भी जानी जाती है। इसे लखनऊ समझौता भी कहते हैं और ये कांग्रेस के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जो इन सबके प्रयासों से हुई थी। फिर आ जाता है आपका होम रूल लीग आंदोलन, यानी होम यानी गृह, रूल और लीग आंदोलन, आप नाम से ही समझ रहे हैं। 16 जून जब 1914 को 8 वर्ष के कारावास के बाद तिलक रिहा हुए तो उन्होंने एनी बेसेंट और तिलक ने मिलकर होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया। तिलक ने 28 अप्रैल 1916 पुणे में इसकी स्थापना करी और 5 महीने बाद एनी बेसेंट ने 1916 में इस लीग की स्थापना जो है मद्रास में करी। होम रूल लीग का कार्यक्षेत्र जो है कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश प्रांत, माफी चाहूंगी, इसका कार्यक्षेत्र हुआ करता था।
लेकिन लीग की सक्रियता सबसे ज्यादा बंबई, यूपी और गुजरात के कुछ हिस्से में हुआ करती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एनी बेसेंट ने जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है ये, जो एनी बेसेंट थी श्रीमती, उन्होंने कॉमन व्हील और न्यू इंडिया, दो इन्होंने समाचार न्यूज़पेपर निकाले थे। और तिलक ने जो है मराठा अंग्रेजी में, याद रखिएगा, और केसरी मराठा में। इनकी लैंग्वेज भी पूछ ली जाती है एग्जाम में, मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठा में के माध्यम से इसके कार्यक्रमों का प्रचार और प्रसार किया था। एनी बेसेंट ने जॉर्ज अरुणडेल को होम रूल लीग का सचिव बनाया था और मद्रास के अडयार में इसका मुख्यालय बनाया था। एनी बेसेंट के सहयोग के लिए जो है एनी बेसेंट ने सचिव बनाया, मद्रास के अडयार में मुख्यालय बनाया। एनी बेसेंट के सहयोगियों ने वीपी वाडिया मजदूर नेता और सीपी स्वामी अय्यर हुआ करते थे। तिलक ने होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा को बनाया था। यहाँ थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया लिखने के लिए, इसका नाम है जोसेफ बैप्टिस्टा। और इसके सचिव जो है एनसी केलकर थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को लीग में प्रवेश करने की कोई अनुमति नहीं हुआ करती थी उस समय। 20 अगस्त 1917 जब मार्टेंगू घोषणा में भारत के उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात की गई, तो 20 अगस्त 1917 को एनी बेसेंट होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। दूसरी तरफ तिलक ने इंडियन अनरेस्ट लेखक वैलेंटाइन शिरोल को मानहानि का मुकदमा करने के लिए ब्रिटेन जाना पड़ा। अब क्या हुआ, जब ये दोनों एक दूसरे की जगह से हट गए, तिलक तो चले गए ब्रिटेन और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग समाप्त करने की घोषणा करी, तो होम रूल लीग जो है वो आपका इससे कोई भी नेतृत्व विहीन हो गई और होम रूल लीग इसके बाद समाप्त हो गई। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह। जैसा आप जानते हैं, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण से शुरू हुआ था। यह इनका सत्याग्रह का पहला प्रयोग था। क्या था, जो नील की खेती करने वाले किसान थे, ये यूरोपीय मालिकों के प्रचार से बहुत ही जो है परेशान थे। क्या था, उस समय इन्होंने 3 कठिया प्रणाली अपना रखी थी कि हर एक किसान को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर जो है नील की खेती करनी ही करनी है। इसको 3 कठिया प्रणाली कहते थे। देखिए, नील एक फूल का पराग होता है जो बहुत ही महंगे दामों में बाहर बिकता है, और नील की खेती करने वाले किसानों पर जो होता है, एक तरह से नशा होता है एक तरीके का, जो उनके किसानों के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। साथ ही साथ जो नील की खेती होती है वो भूमि को बंजर भी बनाती है, इसलिए किसान वो नहीं करना चाहते थे, लेकिन सरकारी हुक्म के हिसाब से उन्हें वो करना पड़ता था। इसी के लिए 1917 में चंपारण में किसान नेता राजकुमार शुक्ल के कहने पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जाता है, किसान नेता राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी चंपारण गए थे। और चंपारण वो वहां पे गए, उन्होंने चंपारण पहुंचते अधिकारियों को उन्हें वापस वहां से चले जाने का आदेश दे दिया गया। गांधी जी ने इसे मानने से इनकार कर दिया, तो सरकार ने मामले की जांच के लिए एक आयोग बिठाया। गांधी जी को इसका सदस्य बनाया था। इसके पश्चात बगान मालिक व अवैध वसूली का 25% हिस्सा लौटाने को राजी हो गए थे। तो चंपारण का यह सत्याग्रह बहुत ही गांधी जी का सफल सत्याग्रह हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह की सफलता को देखते हुए गांधी जी को अगला प्रयोग करने के लिए अहमदाबाद सूती मिल जो है मजदूरों ने बुलाया, जहां पर क्या था कि प्लेग का बोनस उन्हें नहीं मिल रहा था, जबकि प्लेग के चलते मजदूरों के घर खाली हो चुके थे और वह बड़े ही परेशान थे। यहाँ पर गांधी जी
लोग मर गए हैं, लेकिन बाद में एक कमेटी हमारे हिंदुस्तान की भी बनाई गई जिसमें जो है हमारे भारतीय लोगों को शामिल किया गया। इस कमेटी में थे आपके जेएल नेहरू, महात्मा गांधी, सीआर दास, तैयब जी, जयकर। इस समिति की रिपोर्ट थे जिसने जलियांवाला बाग कमेटी की बहुत ज्यादा निंदा करी और इस कर्तव्य को उन्होंने विवेकहीन और भावावेश वो कहा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में मार्शल लॉ के दौरान गुजरांवाला के समीपवर्ती स्थान में हवाई हमले किए गए भारत में, और इस बाग के और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ही पंजाब में चमनदीप ने के नेतृत्व में एक डंडा फौज भी अस्तित्व में आई थी, जो लाठियों और चिड़िया मार बंदूकों से लैस होकर सड़कों पर गश्त लगाती और पोस्टर चिपकाया करती थी हमारे क्रांतिकारी, हमारे देश की आजादी के। और इस तरीके से मैं आपको एक बार बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था दोस्तों, एक बार फिर से पहले चलते हैं। ये तो मैंने आपको कहानी पूरी सुना दी है कि किस तरह से हुआ। यहाँ पर हम 1914 के विश्व युद्ध और कामाघाटा मारू प्रकरण तक हम यहाँ पहुंचे थे, और इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर ये बता देती हूँ कि कामाघाटा मारू प्रकरण के बाद आ जाता है हमारा होम रूल लीग जो 1914 में बनी, और फिर हमारा आ जाता है 1917 का गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। 1918 का हमारा खेड़ा और अहमदाबाद मजदूर और किसान सत्याग्रह। फिर 1919 में हमारी 3 घटनाएं हो रही हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली घटना है आपकी खिलाफत आंदोलन, जिसके अध्यक्ष गांधी जी बने थे। खिलाफत आंदोलन तुर्की खलीफा के करीब हमारे तुर्की मुसलमान थे, उनके खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। फिर आ जाता है हमारा रोलेट एक्ट, काला कानून, ना अपील, ना दलील, ना वकील, है ना। फिर आता है रोलेट एक्ट, और उसके बाद आता है हमारा जलियांवाला बाग, जिसमें सैफुद्दीन किचलू और हमारे डॉक्टर सत्यपाल जो हैं, जिनके खिलाफ जो है एक पूरा जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था रोलेट एक्ट के तहत। और जब हमारी जनता ने उसका विरोध किया था तो एक सभा थी जलियांवाला बाग में, जिसमें जनरल डायर जो थे उन्होंने निर्दोष सभा पर पूरी गोलियां बरसवा दी थी। तो इसके साथ ही मेरा आज का ये वीडियो फिनिश होता है, और जल्दी से एक इल्तिजा है आपसे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बहुत सारे कमेंट दीजिए जिससे मेरा प्रोत्साहन बढ़े। धन्यवाद।